Hello students, as you all know that we are doing our chapter excess demand and deficient demand, and we have completed the meaning of excess demand and deficient demand. So our today's topic is inflationary gap. So without wasting a time, start our today's topic inflationary gap and its measurement. What is inflationary gap? क्या होता है inflationary gap? सबसे पहले बात अगर कही जाए कि inflationary gap क्या होता है, अभी हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था excess demand. ओके, तो excess demand को ही हम क्या कहते हैं अपना इन्फ्लेशनरी गैप. ओके, तो एक्सेस डिमांड को ही हम क्या कहते हैं अपना इन्फ्लेशनरी गैप. आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू इन्फ्लेशनरी गैप. अब आप चाहे उसे एक्सेस डिमांड कह दीजिए चाहे इन्फ्लेशनरी गैप कह दीजिए, बात सेम ही है. इसमें एक छोटी सी बात बताती है कि एक्सेस डिमांड जो हमने पढ़ा था, जब हम उसका डायग्राम बनाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें कभी भी आउटपुट इंक्रीज़ नहीं होती. क्यों इंक्रीज़ नहीं होती है वो आउटपुट? बिकॉज एक्सेस डिमांड में जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हम कहाँ से कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट से एक्सेस डिमांड पर. ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट से एक्सेस डिमांड पर. अब मुझे एक सिंपल सी बात का जवाब दीजिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही ये होता है कि आप रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर रहे हैं, आप कुछ भी वेस्टेज नहीं कर रहे हैं. तो जब आपकी चीज़ें पहले ही फुल एम्प्लॉयड हो रही हैं, पूरी यूटिलाइज हो रही हैं, तो अब आप उन्हें और ऐसे कितना यूज़ करेंगे कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए. क्या ऐसा हो सकता है? नहीं. क्योंकि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक मशीन है वो, या मैं ये कहूँ कि भाई हम पहले जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो कितनी कर रहे थे? 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, और ये हम बिल्कुल अपना पूरा फुल एम्प्लॉयड कंडीशन पे कर रहे थे कि अब इसके बाद हम किसी भी चीज़ को ना तो वेस्ट कर रहे हैं, ना ही हमारे पास से कोई मटेरियल वेस्ट जा रहा है, ना ही हमारी कोई मशीन खाली है, ना ही हमारा कोई पर्सन खाली है. जितने लोगों को काम की ज़रूरत थी उतने लोगों के पास काम है. ओके, अब अगर बाई चांस मान लीजिए डिमांड आ जाती है 150 की. ओके, डिमांड पहले हम जो प्रोड्यूस कर रहे थे कितना प्रोड्यूस कर रहे थे? 100. लेकिन अब जो डिमांड आ गई है वो कितने की आ गई है? 150 की. क्या हम 50 प्रोडक्शन और कर सकते हैं? नहीं. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मशीनरी या जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है वो सेम है, हम उनको बढ़ा नहीं सकते. अचानक से थोड़ी ना. मान लीजिए जैसे भाई मान लीजिए आपका प्लांट का काम है, आपकी मशीनरी का काम है, तो आपने एक मशीनरी लगाई और उस मशीन से 100 यूनिट प्रोड्यूस होती हैं. अब डिमांड आई है 150 की या 150 की, तो मशीन अगर 8 घंटे काम करके 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है तो वो उसकी मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी उतनी है. उससे ज़्यादा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. जब मशीन 100 से ज़्यादा बना ही नहीं सकती तो आप उसमें 150 कैसे प्रोड्यूस करेंगे? अब 150 प्रोड्यूस करने के लिए आपको दूसरी मशीन लानी पड़ेगी. और हम अभी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को हम क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं कि जितने हैं हम उन्हीं को बेटर यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन डिमांड ज़्यादा आ रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपना एक्सेस डिमांड. ओके, तो जब भी कभी आप एक्सेस डिमांड बताएंगे ये ध्यान रखिएगा कि एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है? व्हेन द डिमांड इज aggregate demand is more than aggregate supply, but in the excess demand the output level is remain constant. आउटपुट लेवल हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, वो इंक्रीज नहीं करता. इसमें मीनिंग भी दिया हुआ है, देखिए. इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड द लेवल ऑफ आउटपुट डज नॉट राइज. in fact it cannot rise because the factor are already fully employed. okay, तो आउटपुट डज नॉट राइज इन एनी सिचुएशन, इन एनी एक्सेस डिमांड सिचुएशन. कि कभी भी एक्सेस डिमांड की कोई भी सिचुएशन आ जाए, द लेवल ऑफ आउटपुट डज नॉट राइज. हमारा जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, वो कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकता. इंक्रीज ना करने के पीछे इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है? टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी रिमेन कॉन्स्टेंट. हम ये मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या हमारे पास बिल्कुल सेम है. हम टेक्नोलॉजी को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, जितनी है उसको उतना ही यूटिलाइज किया जा रहा है. ओके, उसके बाद एक लाइन और है यहाँ पर. अकॉर्डिंग टू अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड इज ऑफन आइडेंटिफाई एज अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप. ये मैंने पहले ही बता दिया कि एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू इन्फ्लेशनरी गैप. एक्सेस डिमांड को ही हम क्या कहते हैं? अपना इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं. आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. देखिए जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम है कि यहाँ पर क्या, देखिए ये हमारी इनकम है, ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयड है, ये एक्सेस डिमांड है. और आउटपुट देखिए आप, ये यहाँ पर है. अब हम अगर ये कहें कि यहाँ पर हमारी आउटपुट होगी तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती. हमारी आउटपुट इतनी इंक्रीज नहीं हो सकती. ओके, तो आउटपुट का लेवल क्या रहेगा? हमारे पास रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगा. ओके बच्चा, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट चलते हैं हम अपने कॉजेज. ओके, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? इसके कॉजेज क्या हैं? ओके, कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड आर ऑलमोस्ट अपोजिट ऑफ द दोज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. भाई हमने
एक्सेस डिमांड पढ़ा हमने, डेफिशिएंट डिमांड पढ़ा, तो जो उसके कॉजेज़ थे उससे अपोजिट कॉजेज़ क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसके हो जाएंगे, क्योंकि एक्सेस डिमांड कह दें, इन्फ्लेशनरी गैप कह दें, बात तो एक ही है। तो अगर हमने डेफिशिएंट डिमांड पूरा पढ़ लिया है तो उसके उल्टे क्या हो जाएंगे, एक्सेस डिमांड के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक्सेस डिमांड का बता रही हूँ, आप मुझे किसके बताएंगे, डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप का आप मुझे लिख कर देंगे। पहला देखिए, ब्रीफली दे आर द टू प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ द एग्रीगेट डिमांड इन द टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी। अगर टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी की बात आए तो इसका मतलब क्या आ रहा है, C+I को हम लोग ले रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सी मीन्स कंजप्शन, इंक्रीज इन द प्राइवेट कंजप्शन। जब हमारे पास डिफ्लेशनरी था, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज द प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर विच में ऑक्योर owing to increase in the propensity to consume or decrease the propensity to save. In countries like India, propensity to consume has tended to rise owing the increation of the Indian economy with the rest of the world. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो इसका कारण क्या है, इंक्रीज इन द प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो एक्सेस डिमांड का सबसे बड़ा कारण वहाँ क्या होगा, सबसे पहला रीज़न कि जब आपके पास जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, यानी कि लोग अब ज़्यादा चीज़ें खरीदना चाहते हैं। सिंपल सा पॉइंट है भाई, डिमांड बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लोग ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करना चाहते हैं। तो सबसे पहला रीज़न इंक्रीज इन द प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, सेकेंड हमारे पास क्या आता है, टू सेक्टर इकोनॉमी की अगर बात करें तो टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या आता है, C+I। तो दोनों ही क्या कर जाएंगे, इंक्रीज। तो कंजप्शन भी इंक्रीज कर रही है और इन्वेस्टमेंट भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विच में ऑक्योर owing द बुलिश बिजनेस एक्सपेंडिचर। इसका मतलब अब बिजनेस एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट भी क्या हो गई हमारे पास, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में हमने पढ़ लिया, टू सेक्टर में यानी कि हमारे पास कंजप्शन इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है। ओके, अब अगर हम आ जाते हैं अपनी किस पर, ओपन इकोनॉमी पर। ठीक है भाई, क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, C+I। ओपन इकोनॉमी का मतलब C+I+G+X-M। कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट। तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। अब बात किसकी आती है हमारे पास, G मीन्स गवर्नमेंट। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर owing to be its expenditure expanding commodity। इसका मतलब कंजप्शन इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और साथ ही साथ नेट एक्सपोर्ट भी क्या करेगा, इंक्रीज, यानी कि सारे सेक्टरों में जब इंक्रीज होगा तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेस डिमांड। अब एक छोटी सी बात बताइए, सारे सेक्टरों में इंक्रीज होगा तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेस डिमांड। लेकिन टैक्स एक्चुअली में डिमांड कब बढ़ती है, ठीक है भाई, मान लीजिए पहले अगर आप किसी चीज़ के 100 यूनिट ले रहे थे, अब 10 यूनिट ले रहे थे, अब आप उसकी 12 मांग रहे हैं। तो क्यों मांग रहे हो, क्योंकि या तो वो चीज़ सस्ती हो गई होगी, तो उसके जो टैक्स है वो क्या हो गए होंगे, कट इज टैक्स रेट लीविंग हायर डिस्पोजल ऑफ द इनकम विद द पीपल, यानी कि उसके टैक्सेस में क्या आ गई है, लीव हो गया है, कम हो गया है। ओके, तो ये क्या थे आपके पास, इसके कॉजेज थे। अब सेम आपको डेफिशिएंट डिमांड भी इसी में करा लेते हैं, क्योंकि आपको मुझे उसका आंसर लिख के भेजना है। मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, मैंने आपको बता दिया है आपका डेफिशिएंट डिमांड, ओके, एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे डिफ्लेशनरी गैप। जबकि मैं आपको एक बात बता चुकी हूँ कि एक्सेस डिमांड किससे मैच करता है, इन्फ्लेशनरी से मैच करता है, जबकि डेफिशिएंट डिमांड हमारे पास किससे मैच करेगा, डिफ्लेशनरी से मैच करेगा। ओके, तो आप मुझे डेफिशिएंट डिमांड को लिखकर अच्छे तरीके से उसका डायग्राम बनाकर आप मुझे उसका आंसर भेजेंगे। और एक छोटी सी बात, आप जो मुझे आंसर भेजेंगे वो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, व्हाट्सअप मैसेज पे नहीं, क्योंकि वो नंबर अभी नहीं चल रहा है। ओके, तो आपको मुझे जो भी आंसर भेजने हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या आंसर भेज रहे हैं, क्योंकि मेरा पहले वाला नंबर अभी बंद है। और आपको जितने भी मुझे मैसेज का जो रिप्लाई करना है मेरे क्वेश्चनों का, वो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में करेंगे। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसके आंसर मुझे सेंड करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।